गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को चार मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और चौथा आउटपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फिर फर्दर हम लोग थ्री मेजर कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता है। प्लस एएलयू का काम है लॉजिकल एबिलिटी कंप्यूटर को देना। तो इसी में जो मेमोरी यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो मेमोरी यूनिट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कंप्यूटर के अंदर ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, जिसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये हमारा डायग्राम है। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस और इसके बाद यहाँ ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो हमारा मेमोरी यूनिट है, यहाँ दूसरा डायग्राम जो है तो देखते हैं। इनपुट डिवाइस प्रोसेसर से जुड़ा है, मेमोरी भी प्रोसेसर से जुड़ा है, स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज भी प्रोसेसर से जुड़ा है। आउटपुट मतलब कोई भी डिवाइस डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। कोई भी इनपुट डिवाइस हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, आउटपुट डिवाइस हो, स्टोरेज हो, सब प्रोसेसर के थ्रू ही आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरैक्शन कोई भी पेरिफेरल डिवाइस आपस में नहीं कर सकता है। ऑल स्टोरेज डिवाइसेस आर कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। सारे स्टोरेज डिवाइसेस को कैरेक्टराइज किया गया है इन फीचर्स के द्वारा, जैसे स्पीड, वोलेटिलिटी, एक्सेस मेथड, पोर्टेबिलिटी, कॉस्ट एंड कैपेसिटी के हिसाब से। बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कंप्यूटर के अंदर हम कैसे नापते हैं, जैसे कि ऑल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज हैंडल्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कंप्यूटर के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है उसको हैंडल किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा, सेमीकंडक्टर्स के द्वारा, ऑल ऑफ विच कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली टू स्टेट्स। और ए सिर्फ दो ही अवस्था में हो सकते हैं, या तो प्रेजेंस में या एब्सेंस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का होना और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का न होना। इसके लिए दो सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब हो गया करंट का ना होना, 1 का मतलब हो गया करंट का होना। आर ऑल्सो नोन एज बिट्स, और इनको हम लोग बिट्स कहते हैं। बिट्स को हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कह सकते हैं। 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है एब्सेंस ऑफ सिग्नल और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। इसलिए बिट को डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी हम लोग कहते हैं। सिंस अ सिंगल बिट कैन स्टोर ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज, एक सिंगल बिट में 0 या 1 इन दोनों में से एक ही वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। देयर कैन बी पॉसिबली बी ओनली 4 यूनिक कॉम्बिनेशन। इसलिए मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो 00 या 01 या 10 या 11। Bits are therefore combined together into large units in order to hold greater range of values. इसलिए बिट्स को हम लोग जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर, ज़्यादा वैल्यू का डाटा स्टोर कर सकता है। Bytes are typically a sequence of 8 bits put together to create a single computer alphabetical or numerical character। 8 बिट्स का 1 बाइट होता है।
और बाइट का इस्तेमाल हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए, कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफन रेफर्ड टू इन लार्ज मल्टीपल्स बाइट्स में अपीयर एज किलोबाइट्स। ठीक है, बाइट्स से फिर किलोबाइट्स बनता है। जैसे 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है और 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है। आगे है, bytes are used to quantify the amount of data digitally stored on disk, tapes or transmitted and are also used to measure the memory and the occupancy। बाइट्स का इस्तेमाल हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए करते हैं, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए करते हैं और मेमोरी का मेजरमेंट भी हम बाइट्स में ही करते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी यूनिट है उसको हम लोग बैठते हैं, मेमोरी यूनिट को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। तो उसमें हो जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा हो जाता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा हो जाता है कैश मेमोरी। तो रैम रोम, पी रोम, ई पी रोम। द टर्म कंप्यूटर मेमोरी इज डिफाइंड एज वन और मोर सेट्स ऑफ चिप्स दैट स्टोर डाटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आइदर टेम्पोरली और परमानेंटली। हाँ, कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग कहते हैं कि सेट ऑफ चिप्स, मतलब कई चिप्स का सेट जो डाटा और प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, या तो टेम्परली स्टोर करता है या परमानेंटली स्टोर करता है। जैसे कि रैम टेम्परली स्टोर करता है, ठीक है, रोम में परमानेंटली स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। इट इज क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट इन एनी कंप्यूटर। यह किसी भी कंप्यूटर का क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है। द पर्सनल कंप्यूटर्स यूज सेवरल डिफरेंट टाइप्स, दे आर मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यूनिट्स। और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी यूनिट कहते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होता है रैम, रोम, सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी या बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। ए मेन मेमोरी को सप्लीमेंट करने के लिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी रैम होता है वो किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर करते हैं। इट इज मच चीपर देन मेन स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मेन मेमोरी की तुलना में उसका कॉस्ट कम होता है और ज़्यादा अमाउंट में डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करता है। Hardware devices like magnetic tapes and discs fall under this category। और जो हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक टेप्स है या डिस्क है, उनको हम सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी को हम दो मेजर पार्ट में बांटते हैं, रैम एंड रोम। सबसे पहले जानेंगे रैम के बारे में। इट इज द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, किसी भी कंप्यूटर में रैम क्या है, सेंट्रल स्टोरेज होता है। जब भी कोई प्रोसेसिंग, जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं तो पहले रैम के अंदर जाता है, और जब तक हम उसको परमानेंटली स्टोर करने का कमांड नहीं देते तब तक वो रैम के अंदर ही रहता है। जब हम परमानेंटली स्टोर करने का कमांड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तब वो डाटा रैम के अंदर से हार्ड डिस्क में चला जाता है। अगर हम परमानेंटली स्टोर करने के लिए कमांड नहीं देते हैं टेप का, तो फिर जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा तो रैम के अंदर जो भी डाटा है वो डाटा अपने आप इरेज हो जाता है। आज के दिन में जो डायनेमिक रैम का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें उस डाटा को हम रिकवर करते हैं। मतलब डायनेमिक रैम कुछ समय के लिए, जब हम कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के लिए उसके मेमोरी में रहता है, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। पहले जो स्टैटिक रैम होता था तो उसके अंदर एक फैसिलिटी नहीं थी, जो डाटा कंप्यूटर एक बार शट डाउन हो गया तो रैम के अंदर जो भी डाटा होता था वो इरेज हो जाता था। हम्म, और कंप्यूटर के अंदर जितना ज़्यादा रैम होगा, कंप्यूटर उतना ज़्यादा डाटा को मैनिपुलेट कर पाएगा, कंप्यूटर का उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगा। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड डिपेंड करता है रैम के अंदर। तो जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा डाटा हम
एट ए टाइम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा डाटा हम प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, रैम एसेस मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, इमीडिएट मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब जो भी वर्ड, हाँ, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ऐसा जो भी वर्ड इंग्लिश के अंदर या टेक्निकल इंग्लिश के अंदर है जिसका मतलब टेम्पररी या के सेंस में आता है, तो ऐसा हर वर्ड हम रैम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही कंप्यूटर का टर्न ऑफ होता है तो रैम के अंदर जो भी डाटा होता है वो क्लियर हो जाता है, लेकिन आज के दिन में जो डायनेमिक रैम है तो उसको हम फिर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद होता है रोम और रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी की जानकारी मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर दूंगा। थैंक यू।